Good morning to all of you. Today's my related to topic of SNDC CBSE training program is a stress management. There are so many queries and it is related to the burning issues of the any society problem. What is the stress and how they can be managed. So first of all we can define what is the stress. ये तनाव आता कैसे है, होता क्या है और एक्चुअली में इसे हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे. Stress basically depend upon the three features. First one is a confusion, second one is a tension and third one is the depression. जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो एक्चुअली में तीन स्टेप्स पे डिपेंड करते हैं. पहला है कंफ्यूजन. अगर कोई भी वर्क, किसी भी प्रकार का वर्क अगर असाइन किया जाता है और हम उसमें कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है टेंशन. टेंशन को अगर हम सक्सेसफुली नहीं झेल पाते तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन. अब ये तीन चीज के बाद ये कंफ्यूजन, टेंशन एंड डिप्रेशन ये आता कहां से? बाय द ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में तीन फिर डिसऑर्डर्स हैं. जो डिसऑर्डर्स हम सभी को आसपास में भटकता रहता है लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि विच वन इज द एक्यूरेट डिसऑर्डर. फर्स्ट डिसऑर्डर इज ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये क्या है? हम लोग छोटे बच्चे चाहे LKG के हों, चाहे क्लास 2 के हों, 10th के हों, 12th के हों या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज या एज वेल एज द पेरेंट्स, ये ADHD है क्या? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसका मतलब है अगर कोई भी इंसान लिविंग थिंग्स अगर किसी भी वर्क पे 10 to 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में अगर कोई भी वर्क पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता सेम वर्क पैरामीटर्स पे तो वो आता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. जैसे कभी कभी हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं, बुक्स याद या कोई भी कॉपीज या क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते हैं तो उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है कि हम एक पैरा पढ़ें, माइंड में कंफ्यूजन आता है कि जो पैरा हमने पढ़ा वो सही में याद है या नहीं. फिर से हम क्या करते हैं, लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं. मालूम चलता है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है. वही आपका ट्रेनिंग का पार्ट है. आपका ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज 1 आवर, लेकिन हर 10 मिनट के बाद माइंड लगता है दूसरा कुछ करते हैं, बोर होते हैं. मीन्स ये डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर्स बाय बर्थ टिल डेथ किसी भी इंसान में किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है. तो इसका कहते हैं अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सेकेंड वन इज SPD डिसऑर्डर. SPD का मतलब हुआ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. जो ह्यूमन बॉडीज में किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो हम लोग कहते हैं SPD, मीन्स सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम किसी भी मैसेज, इंफॉर्मेशंस या कोई भी कमांड या किसी भी प्रकार के आई कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शंस वर्ड्स हम उसे कंफर्म करते हैं. अगर आपके SPD मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स पर अगर आपका कंट्रोल एंड कमांड है तो आप मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसे रिकॉल करने के बाद उसे आप जज भी करने के बाद उसे आप सर्व भी कर सकते हैं. अगर आपके SPD पे कंट्रोल नहीं है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स पे, तो नेचुरली वहाँ से क्रिएट होता है कंफ्यूजन. और किसी भी इंसान को कंफ्यूजन क्या होता है, अगर वो वर्ड को जानता है तो सिंपल से क्या देता है, नो कंफ्यूजन. अगर वो नहीं जानता तो पहला कंफ्यूजन है कि वर्क क्या है, वर्क को करना कैसे है और उसको मॉनिटर कौन करे. अगर कंफ्यूजन पे हम ज़्यादा देर तक स्टे कर जाएं, मीन्स स्टे का मतलब होता है कि उस कंफ्यूजन को हम मैक्सिमम आवर तक अपने माइंड में, सराउंडिंग में घुमाते रहेंगे, वही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है टेंशन. और वो टेंशन आपके फिजियोलॉजिकल बॉडीज पे एज वेल एज मेंटल दोनों कर सकते हैं. कोई इंसान को देखने से लग जाता है कि बहुत टेंस लगता है, कोई इंसान को देखने से ये फील होता है और कभी कभी इंसानों को देखने के बाद ये फील होता है कि लगता है इसके साथ
कुछ पीता है, कुछ प्रॉब्लम है, अब उसके कंप्लीट फिजियोलॉजिकल बॉडी पे वो असर दिखने लगता है। कभी कभी इंसान आपको हंसते हुए नजर आएगा, लेकिन जब बातें करेंगे तो मालूम चले कि नहीं, उसकी टेंस का प्रॉब्लम या रीजन या जो भी है कुछ और है। नेक्स्ट वन हम लोग कहते हैं एसपीडी के बाद डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कभी कभी होता है ना, घर में पेरेंट्स, बच्चे, हम लोग स्टूडेंट्स कोई भी झुल्लाने लगते हैं कि थोड़ा सा कोई अच्छी भी बात कर रहा है, कान में सुनते हैं झुल्लाना। मेरे अंदर भी ये चीज़ होता है कि हम थोड़ा सा सुन रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता, तो वो होता है डिप्रेशन का सिम्टम्स है। उसमें हमेशा हर पॉजिटिव चीज़ आपके कान में पहुंचने के बाद वो आपको नेगेटिव लगता है, और उसमें क्या होता है कि हमेशा जो एक्शंस है वो नेगेटिव एक्शंस पे कंटिन्यू करें। तो कहते हैं कि आपका स्ट्रेस, तो आई थिंक स्ट्रेस इज ए क्लियर, स्ट्रेस आता कैसे है, कंफ्यूजन से, टेंशन से, डिप्रेशन से, और ये तीनों बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके ADHD डिसऑर्डर्स, SPD डिसऑर्डर्स एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। अब इसमें जो अकॉर्डिंग टू PPTs है, इसमें कहा गया कि आर यू स्ट्रेस, तो कहते हैं कि कोई भी इंसान को कैसे कह सकते हो कि आप तनाव में हो। आप जब उसे देख के महसूस करोगे तभी आप उससे पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है, आप तनाव में क्यों हैं, तो तनाव आता कहाँ से। और तनाव आने का सिंपल से कारण है एक ही चीज़, जिस काम में हम 100% नहीं हैं और वो काम अगर हमें दिया जाए तो नेचुरली वहाँ पे सबसे पहले आता है कंफ्यूजन, कि वो काम हमें मेरे दायरे का है या किसी और के दायरे का है, वो काम होगा या नहीं होगा। जहाँ कंफ्यूजन आया वहीं पे इंसान किस में सफर करने लगता है, टेंशन में, और जब वो टेंशन में लेता है तो उसी जगह पे कोई राइट डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है टेंशन में, और कोई रॉन्ग डायरेक्शन से मूव कर जाता है। उसके बाद हाउ यू करेंटली हैंडल द स्ट्रेस, स्ट्रेस को किसी भी तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक ही तरीका है, जो आप उसमें काम में अगर अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और उस काम में अगर आपकी प्ले ऑफ पोजिशन या वे ऑफ परफेक्शन ऑफ वर्क अगर आप मिनिमाइज कर सकें, कहते हैं किसी भी काम में परफेक्शन वर्क कैसे मिनिमाइज होता है, जब परफेक्शन और प्रोफेशन ये दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तब आपका स्ट्रेस वहाँ क्या होगा, मिनिमाइज। जैसे मेरे स्कूल से बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी टीचर्स हूँ, मैं स्पोर्ट्स का हूँ, अगर मुझे दिन भर खेलने के लिए कहा जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर है वो हमेशा खेल सकते हैं, वो मेरा प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन को मैंने कुछ अर्न करने के लिए फिर मैंने क्या किया, उसको पैशन में कन्वर्ट कर दिया कि उसी से मैं सोर्स ऑफ इनकम करूँ। लेकिन एक एज बाउंडेशन आने के बाद शायद मेरा वो प्रोफेशन मेरे पैशन को कन्वर्ट ना कर। तो आपकी जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो टैलेंट है, किसी भी जगह पे आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रेस मिनिमाइज नहीं होगा, स्ट्रेस को आप बैलेंस कर सकते हैं, चाहे फिजिकल बैलेंस या फिर मेंटल बैलेंस। अब ये फिजिकल बैलेंस और मेंटल बैलेंस होता क्या है, कहते हैं छोटे से बच्चे को अगर आप पनिशमेंट के तौर पे उसे बोल दिया जाए कि आपको 2 राउंड लगाना है, तो नेचुरली वो बच्चा 2 राउंड लगा लेगा, उसके शरीर दुखेंगे, बॉडी में पेन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है कि वो 2 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन के बाद रिकवर कर जाए, वो स्ट्रेस को मैनेज कर। लेकिन उसी बच्चे को अगर आपने सिर्फ कह दिया कि तुमसे ना पढ़ाई होगी ना कुछ होगा, और क्लास में सिर्फ उसको आप थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल दिए, तो बच्चे को हो सकता है कि वो मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होने में मे बी 1 हफ्ता 2 हफ्ता या कभी रिड्यूस ना हो। कभी कभी घर में ये चीज़ें होती हैं, बच्चे भी हमें रिएक्ट कर देते हैं कि पापा आपने बहुत पहले कहा था कि तुम कोई काम करें, और वो बच्चे के माइंड में, जहन में हमेशा ट्रैवल करते हैं कि मेरे पापा ने ये मेरे बारे में सोच रखा है कि मैं कोई काम का नहीं। लेकिन उसको अगर 4 झापड़ा अगर आप मार देंगे तो हो सकता है फिजिकली स्ट्रेस से बहुत जल्दी उभर के सामने आ जाए, लेकिन मेंटल स्ट्रेस से उभर के सामने आना बहुत। लोग आज के समय में स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। बहुत सारे आज के यूट्यूब में चला हुआ है कि म्यूजिक सुनो, फ्रेंड्स से बातें करो, कहीं घूमने चले जाओ, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो।
और जिससे स्ट्रेस कभी भी रिड्यूस नहीं होता। इस स्ट्रेस में कुछ चीजें अगर आप देख रहे होंगे, इन्वायरमेंट, थॉट्स, मूड्स, बिहेवियर्स एंड फिजिकल रिएक्शंस, ये सभी के साथ होता है। ये कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर तनाव में है, चाहे वो तनाव माइनर हो या मेजर हो, वो सारा इम्पैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। उसकी बॉडी बदल जाएगी, उसका चाल ढाल बदल जाएगा। मूड का मतलब होता है स्विंग्स, इसमें वो कभी अपने आप को हायरार्की में लेके जाएगा, कभी बॉटम, कभी कभी मैं पावर मिल जाता है, बहुत ऊपर चढ़ जाता हूँ, औकात में भी आते हैं और नीचे ट्रेवल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर, इंसान की बिहेवियर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर इंसान की बिहेवियर दो पहलू में है। एक होता है कि आपको जो बोलना है मुंह पे बोल के चला जाता है, एक होता है कि जो मुंह पे कुछ नहीं बोलता लेकिन आराम से अपने दिल में बातें रखी रहती है और वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर चेंजेस क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थर्ड वन इज द फिजिकल रिएक्शन। ये फिजिकल रिएक्शंस आपको नजर आएगा और फिजिकल रिएक्शंस में पॉजिटिव रिएक्शंस या अगर नेगेटिव रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस इंसान को जब वो ज्यादा स्ट्रेस में वर्क करेगा, और स्ट्रेस में वर्क करने से हमेशा गलतियां जो है ना वो मैक्सिमाइज होगी। आपको ये फील होगा या हमें फील होगा कि गलतियां हम कम कर रहे हैं, लेकिन गलतियां वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। उसके बाद कहा जाता है स्ट्रेस सिम्टम्स एंड चेकलिस्ट। फर्स्ट वन इज द फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। हम लोग उसे कभी कभी उस स्ट्रेस के साइन को क्या करते हैं, डिजीज में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स हमारे ऊपर है, लेकिन उस साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कोई डिजीज है। वो चाहे हो सकता है हमारे गलत खाने से, जैसे कहते हैं फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस, स्टमक पेन, नर्वस स्टमक या अल्सर्स, क्रैम्प, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एपेटाइट चेंज, वेट चेंज या हाइपोग्लाइसेमिया, लो ब्लड शुगर, stiff shoulder joints, muscle tightness, cramp, spasms, neck, shoulder, chest, back pains, ये रिलेटेड तो फिजिकल है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जिससे ये फील होता है कि वो पर्सन स्ट्रेस में है। अगर किसी के अंदर ये सिम्टम्स दिखे कि अचानक उसको पेट दर्द दे रहा है या अचानक उसका बॉडी पेन हो रहा है, कभी कभी कोई भी चीज, तो हमेशा उसको ये मान लेना चाहिए कि वो किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस से सफर है। स्ट्रेस का ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़ी लॉस कर चुके तब हम तनाव में। स्ट्रेस आप फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। सेकेंड वन, बिहेवियर साइन ऑफ स्ट्रेस। हमारे अगर कहते हैं कि इंसान के अंदर उसके व्यक्तित्व में बदलाव हो जा रहा है, वो बार बार किसी चीज की ओर भाग रहा है, जैसे कहते हैं एक्सेसिव टीवी वॉचिंग और वीडियो गेम्स। हम लोग टीवी कम देखते हैं लेकिन ज्यादातर यूट्यूब में लग जाते हैं, कभी फेसबुक में लग जाते हैं, कोई वीडियोस में लग जाते हैं। तो वो चीजों पे अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम कोई किसी न किसी स्ट्रेस से सफर है, वो हमारे बिहेवियर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसका यूज ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स। ये रिक्रिएशनल ड्रग्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ड्रग्स जो लोग कहते हैं कि मनोरंजन में 4 दोस्त बैठे हुए, 5 दोस्त बैठे, छठा नहीं पीना चाहता कोई भी, लेकिन कहता है क्या होगा, चलो एंजॉय करो, और उस चीजों में वो वैसे ड्रग्स के लिए एडिक्ट हो जाता है जो बाद में उसका इम्पैक्ट होता है। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग का मतलब जब अच्छी चीजें मिले तो बहुत ज्यादा खाने लगे, और अंडर ईटिंग का मतलब कि नहीं, तबीयत खराब है, खाने का मन नहीं कर रहा, टाइम आपका अवेलेबल है लेकिन खाने की इच्छा नहीं कर रहा, तो लोग को लगता है क्या प्रॉब्लम है, तो नहीं कल से फीवर है, कल से किसी को नहीं पाए या कोई भी बात है, तो वो आप लूज टेम्पर इजली। आर्ग्यूमेंट मीन्स बात बात पे रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रेटजी, नियम, कानून, ये सारी चीजों पे जो आ जाता है तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, बिहेवियर स्ट्रेस। फिर कंपल्सिव टाइटनेस, इनएबिलिटी टू अटेंड ए क्लास, कंपल्सिव बिहेवियर विद चेकिंग, क्लीनिंग,
keep counting, organizing. Hyperactive feeling, you cannot slow down. आपको हमेशा लगता है कि बस एक वर्क करें, हम नीचे नहीं छू सकते। एक अच्छे रिलेशंस को निभाने के लिए कहते हैं कि जहाँ पे सॉरी और थैंक यू कह के चल जाया जा सकता है था, वहाँ करके निकल जाने में फायदा है। उसको अवॉइड करने से खास करके हस्बैंड वाइफ फैमिली में सबसे ज़्यादा है। Increase nervous habits, example nail biting, hair twisting, बालों को जहाँ तक खींचना या फिर नोचना, sexual problems, sleep problems, too much, too little, interrupt और unsatisfied. सोने की जो कोशिश करते हैं लेकिन मालूम चलता है कि नींद ही नहीं आया, आप खुला हुआ सोचते रहते हैं कल क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, वो आपकी बिहेवियर चेंजेस है। फिर आइसोलेटिंग सेल्फ का मतलब वो सीधे एकांत, हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, अपना आना है, अपना जो भी काम है मीन्स ये चीज। फिर है इंक्रीज रेक्टनेस, रिस्क टेकिंग या फिर गाइडिंग, ना तो वो पीसना। और रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमेशा मन में एक चीज आता है, पता नहीं हम ये किए तो क्या होगा, नहीं किए तो। उसके बाद आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस एंड कॉग्निटिव साइन ऑफ स्ट्रेस। अब इमोशनल्स में, साइकोलॉजिकल्स में आपका फीलिंग ऑफ ओवरलोड एंड ओवरवेलमिंग। ओवरलोड का मतलब है काम कुछ नहीं है लेकिन ये मन में हमेशा बैठा रहता है कि काम इतना ज्यादा है। जब आपको ये फील खुद होने लग जाए कि बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम, जैसे घर पे ही हम लोग घर पे जाते हैं तो मिसेस से बोलते तुम दिन भर करती क्या, उसी जैसे ही जवाब मिलता है कि आप वहाँ पे जाके 8 घंटे घूम के आते हैं, हम यहाँ पे दिन भर देखते हैं, तो हम लोग भी बोल ही देते हैं कि करती क्या हो, सिर्फ 4 को झाड़ू लगाना है, इधर उधर करना है, खाना बनाना, करना क्या तुमको। तो वो सिंपल सा है कि वो हमेशा उसको ये फील होता है कि हम ओवरलोडेड हैं। वो ओवरलोडेड काम की वजह से नहीं है, ओवरलोडेड इनिशियल टू फाइनल फिनिशिंग के लिए कि अगर मैं सुबह 6 बजे इनको भेज दी हूँ तो मेरे फिर 9 बजे किसी और को भेजना है, 10 बजे तक मुझे खुद खाना है, 12 बजे बेटा घर आ जाएगा, चाहे 1:30 बजे वो पहुँच जाएंगे, तो उनके लिए अरेंजमेंट किया। वो उस वजह से ओवरलोडेड है। ये नहीं कि खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में वो ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन उस खाना को बनाने में जो कंप्लीट फिनिशिंग करना है उसके लिए वो ओवरलोडेड है। उसका फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कभी कभी हैप्पी मोमेंट भी सैड मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमें ये लगता है कि छोटी सी बात इसके मजाक करनी है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो मजाक वो क्या होता है नेगेटिव थॉट्स में लेकर के उसी चीज़ को वो बहुत बड़ा इशूज में कन्वर्ट होता है। तो वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एंजाइटी, फ्रीक्वेंट कॉलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर एंजाइटी, एंजाइटी आप लोग सब जानते ही मेरे ख्याल से। कौन सा फियर होता है ये जरूर, कौन सा फियर मीन्स क्रोनिक फियर, जिससे हम लोग कहते हैं कि मन में ही पुरानी ख्यालात पहले से डेवलप हो जाता है कि पता नहीं इस काम को करेंगे तो इस काम में दिक्कतें क्या क्या आएंगी, काम कैसे होगा वो बात की बात, फियर पहले से हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड इरेशनल फियर्स, फ्रीक्वेंट रिकरिंग इन द नाइटमेयर्स, फ्रीक्वेंटली इधर easily frustrated, feeling angry, restlessness, mood swings, depression, carrying spells, frequent dreaming. फिर है boredom। ये boredom का मतलब कोई जानता है ना? boredom मतलब आगे फील होना। हाँ, means उसमें हम involved है, physically involved है। उबाऊपन को भूलना है। अमेरिका से जो मैंने अभी तक फिजिकल में सुना कि boredom का मतलब सपोज एक क्रिकेट मैच हो रहा है, अब जिसको बॉलर को सेलेक्ट कर लिया तो एंजॉय कर रहा है बॉलिंग में, जिसको फील्ड में पूछ रहे हो एंजॉय, लेकिन कुछ फील्डर्स ऐसे हैं जो नॉर्मली खड़े हैं, उसको लग रहा है कि इससे मुझे 3 मिनट खड़ा मीन्स वो फिजिकली उस टीम का पार्ट हिस्सा है, लेकिन वो कम से कम प्रैक्टिकली उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, और जिससे उसका रुझान क्या होता है, apathy, जिसमें dissatisfaction, less interest of activities and they usually enjoy, loneliness, रिकॉर्डिंग में जा रहा है अच्छा से बेसिक तो जाने। फिर कॉग्निटिव साइन ऑफ स्ट्रेस, ये कॉग्निटिव सिग्नेचर साइन क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल तो हम समझ गए, मेंटल समझ गए, ये कॉग्निटिव
ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे सेंस ऑर्गन से। हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट किए, सपोज किसी ने कह दिया कि व्हाट इज द दिस वन, अब लोग कहते हैं कि वो सर्कल है या फिर ओवल है, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है। हम किसी भी मैसेज को हम अपने ईयर से एक्सेप्ट करते हैं, आई से, उसके बाद रेयर आपका 20 to 30% स्मेल से या अदर चीज़ से, स्किन से 10% और अदर से ही। अगर किसी इंसान के पास आँख नहीं है तो वो कोई भी मैसेज को, आँख नहीं है, कान नहीं है, तो किसी भी मैसेज को कैसे एक्सेप्ट करेगा? फील करनी मीन्स वो सेंस ऑर्गन्स का ही एप्लीकेबल यूज करेगा। लेकिन कहते हैं कि जिस चीज़ों को हमने कभी देखा नहीं, आप कहते हैं कि जी को बच्चों को कहते हैं कि इट इज अ लायन, तो जो बुक्स में दिखाया गया वही उसके लिए लायन है, उसके लिए वही ऑरेंज है, उसके लिए वही ब्रिंजल है, उसके लिए वही चीज़ जो उसने देखा। लेकिन अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करवा दिया जाए कि प्रैक्टिकल सिम्टम साइंस में आपका ये है, और उस चीज़ को जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो पर्सन फिर कंफ्यूज होना शुरू होता है। जैसे आज के समय में नर्सरीज के बुक्स में जितने भी मैंगो के डायग्राम आते हैं या कलर आते हैं, वो सेंटर आपका ग्रीन रहता है, ऊपर हल्का सा रेडिश और बॉटम में हल्का सा येलोइश कलर दिखता है। लेकिन मार्केट में जैसे मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये मालदा में ग्रीन कलर का है, तो साहब बोलती है आम। तो वो चीज़ें आपके कॉग्निटिव मीन्स जैसी चीज़ों को वो देखते हैं वैसी चीज़ को क्या कहते हैं माइक्रो परसेप्शन में डालना शुरू करते हैं। अगर छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो अगर उसको कहा जाए कि ए फॉर एरोप्लेन जाओ, तो साहब कहते हैं नहीं, ए फॉर एप्पल ही मैंने जाना है, और ए फॉर एप्पल ही होता है, भले उसके बगल में आप एरोप्लेन बना दो तो शायद उसको सर्कल हो ना करे। तो कॉग्निटिव साइन ऑफ स्ट्रेस मींस डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजन। अब वो डिसीजन कब ले सकता है? हम भी इंसान कब डिसीजन लेते हैं? जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। जहां हम कंफ्यूज होते हैं वह डिसीजन नहीं लेते हैं, वेट करते हैं अगला क्या बोल रहा है, वो सही होगा गलत होगा, उसके तर्क वितर्क पे फिर हम डिसीजन लेने की कैपेसिटी लाते हैं। फिर कंफ्यूजन, हेजिटेशन और कौन सी क्या difficulties concentrating attending, difficulties of remembering information, repeated thoughts, poor judgment, frequently misunderstanding what other tell you। हमेशा लड़ाई कब होती है किसी इंसान के बीच में? हम वहाँ सुने थे, उसको आपने कहा था, उससे हमको खबर मिला, तो आमने सामने क्यों नहीं बात? वहाँ पे कॉग्निटिव मीन्स किसी चीज़ की परसेप्शन ऑफ माइंड, किसी भी इंसान, लोग क्यों कहते हैं कि कान का फ्रैक्चर है, और खास करके हम लोग सुन लेते हैं कि वो तो ऐसा सोचता था, मिलता है स्ट्रेस आ गया, भले वो सोचे या ना सोचे। रेसिंग थॉट्स बहुत सारे हैं और 5 मिनट बोलेंगे सर बस हो गया। कहते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेटजी फॉर कॉपिंग विद स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति, और हर फैमिली मेंबर, हर फैमिली हेड, इवन तक स्टूडेंट्स हो, चाइल्ड्स हो, या कोई भी हो, हर कोई अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार, अपने अपने वर्क कैपेसिटी के अनुसार वो स्ट्रेटजी ज़रूर बनाता है। वो स्ट्रेटजी जो उसकी कैपेसिटी है उसी के अनुसार वो फॉर्म करता है, और उस कैपेसिटी के अनुसार वो कोई भी वर्क को स्ट्रेस फ्री परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब कहते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेटजी फॉर कॉपिंग विद स्ट्रेस, कहते हैं कि बेसिक सेल्फ केयर एंड लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी। अगर आप अपना सेल्फ केयर करें और कहते हैं अपने लाइफस्टाइल को, मीन्स पॉजिटिव लाइफस्टाइल और नेगेटिव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी बहुत सारे हैं। अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल को अगर आप पॉजिटिव वे से हैंडल करेंगे तो नेचुरली वो जो स्ट्रेटजी है आपका स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करेगा। जैसे कहते हैं इट विल बैलेंस मील विद एडिक्वेट न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कहने की बात है, ये किताबी बात है। फैक्ट ये कहा जाता है कि बैलेंस डाइट तो वही डाइट है जो घर में हमारे द्वारा परचेज किया हुआ हो या हमारे फैमिली मेंबर्स जो घर में कुक करते हैं, चाहे वो एक वेजिटेबल्स हो या राइस हो या चपाती हो, जो हमारे थाली में मिल गया, दैट वाज द बैलेंस डाइट। और वो डाइट खा करके हम सेटिस्फाइड हो गए तो वो स्ट्रेस फ्री है।
reduce the refined sugars. ये इसमें है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं है. अवॉइड फास्टिंग एंड ये बिंगिंग क्या होता है? मतलब कोई बता सर, कुछ बता दीजिए कोई इंग्लिश में. BINGING फास्टिंग तो समझ में आया. थर्ड वन फास्टिंग एंड बिंगिंग. फास्टिंग मींस नहीं, हमको नहीं मालूम. फास्टिंग सिमिलर मीनिंग है. हाँ, और में ये से सिमिलर मीनिंग में आ जाता है मीनिंग. इसमें भी होता है कि जैसे कि एक होता है कि हम मन से फास्टिंग किए और एक होता है कि नहीं, हम गुस्से हम नहीं खाएंगे. अच्छा, मींस एक होता है कि बाय इंटेंस ऑफ स्किप ऑफ द मील्स. कहते हैं कि तुम हटाओ, बहुत काम कर ली घर पे, हमको कुछ नहीं, साइड रखो, खाना हम नहीं खा रहे, जा रहे बाहर दोस्तों के साथ खा लिए, तो वो बिंगिंग में यूज कर सकते हैं. और फास्टिंग में मीन्स है कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है या वेट बढ़ गया है तो उसको कट ऑफ कैलोरीज कर सकते हैं ना. Eat and drink too much. Eat or drink too much. Especially without able to control yourself. या तो दूध खा ले या तो फिर खाएं. हाँ, वही होगा. फिर है मेंटेन एप्रोप्रिएट वेट. उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली. प्रैक्टिस गुड स्लीप ऑफ हाइजीन. टेक ए डाउन टाइम but take a minimum breaks of during the day. Make time of yourself and love yourself. Engage in recreational activities. Practice effective time and management. Protect yourself for accident. Don't drink. If you are at risk, see medical help. Allow injuries to heal. Or avoid excessive caffeine. Avoid excessive alcohol consumption. Reward yourself. अच्छा, लेकिन एक बात है सर, स्ट्रेस सही नहीं कहा जाता है कि बहुत खराब चीज है, लेकिन अगर मन के मुताबिक आंसर और मन के मुताबिक चीजें मिल जाए तो सारी स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. We can create that. ये बात फैक्ट है सर. रिक्रिएशनल ग्रुप्स इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी लगता है कि सबको छोड़ करके अकेले 5-6 का ग्रुप बना के निकल जाओ स्ट्रेस फ्री. फिर उसके बाद क्या होता है इंट्रापर्सनल स्ट्रेटजीज. बहुत सारी इंट्रापर्सनल स्ट्रेटजीज हैं, देख लीजिए, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. उसके बाद है इमोशनल स्ट्रेटजीज, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. कॉग्निटिव में काउंटर निगेटिव थॉट्स. और एक कहा जाता है कॉग्निटिव में और एक इंपॉर्टेंट शायद उसमें ऐड नहीं है, मैं लेकिन बोल देता हूँ. किसी भी स्ट्रेस से अगर निकलना है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, कहते हैं कि अवॉइड नेगेटिव थॉट्स फर्स्ट. ये बेस्ट वे है कि अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आप स्ट्रेस से सफर है और आपको ये फील होता है ये जो चीज़, तो आप हमेशा वैसे चीज़ों का साथ छोड़ दें या उससे उस समय के लिए वो दूरी बना के निकल जाए जिससे आपको लगता है कि कंफ्यूजन और क्रिएट होने वाला है कि अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल ऐसा लाइन में नहीं. नहीं, आप क्रिएट कर पाए क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकर हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा. अगर कहते हैं कि अगर आपको मालूम है, अगर आप सही डिसीजन ले सकते हैं तो आपके पास स्ट्रेस नहीं है. और स्ट्रेस हमेशा तब आता है जब लोग कंफ्यूज होते हैं. जैसे अभी अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में क्या है, कल क्या होगा, कौन प्रिंसिपल आएगा, स्ट्रेटजी क्या होगा, आज सैलरी गया कि नहीं गया, क्लासेस क्या चलेगा. कहना नहीं सर, और कोई दिक्कत से जैसे ही जाएगा. फैक्ट है, फैक्ट रहने दीजिए. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग भी उसी से भी गुजर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे स्ट्रेस फ्री रहेंगे. और ये बात है, अब जहाँ ये हम 4 डिस्कशन करते हैं तो वो 4 से 44 बन जाता है. तो इसलिए सिंपल सी बात कि हम भी जान रहे स्कूल चलना है, ऑलरेडी आएगा ही. नहीं चलना है नहीं आएगा, जैसे चलना है वैसे चलेंगे.
जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा उस पर वर्क करेंगे। हम लोग तो रूल्स डेवलपर या मेकर नहीं है, हम लोग फॉलो करेंगे। आप जिस तरह की स्ट्रेटजी बना के दीजिएगा, जिस तरह की वर्क कीजिएगा, उसी तरह वर्क होगा और वही वर्क को अगर सक्सेसफुली परफॉर्म करेंगे तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू ब्रीथ, स्ट्रेस एंड ब्रीथिंग। इस अंदर का आराम से करते रहिएगा। उसके बाद first one is stress management, second one is are you stressed? What is stress? Is all stress bad? Identify stressor, negative impact of stress, meaning of stress, other helpful tips, benefit of stress management, relax, free act चले जाइए, brief mindfulness of exercise, बैलेंस कीजिए, सक्सेसफुल लाइफ बिताइए। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। थैंक यू। एक क्वेश्चन यूट्यूब वीडियो इससे या सिंगिंग सॉन्ग सुनने से या गाने से स्ट्रेस में कम होता है। लेकिन सर उसमें भी हमारा मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप उस सॉन्ग को लाइक करने लगते हैं, उसमें भी आप जब सिलेक्शन करने लगते हैं कि ये सॉन्ग को स्किप करो, ये वाला गाना कहाँ है, इसको हटाओ, ये वाला गाना कहाँ है, इसको हटाओ, ये वाला गाना कहाँ है, तब नेचुरली क्या होता है कि वहाँ पे आप और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और जब आपकी आंखें दुखने लगती है तब आप उस यूट्यूब को साइड करते हो, सुनने की कोशिश करते हो। ये तो आता ही नहीं है, ये फैक्ट है। मेरे साथ भी ऐसे हम स्ट्रेस होते हैं ना, हमको सबसे ज्यादा नहीं, एक होता है जो होगा मीन्स वहाँ पे क्या किया आपने डिसीजन लिया, जहाँ पे डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप हो गई आप वहाँ पे स्ट्रेस फ्री है। कोई अगर डिसीजन ले लेता है, जैसे होता है जो होगा देखा गया, तो मीन्स वो रिलैक्स, वो स्ट्रेस फ्री हो गया। और जो इस उधेड़पुर में रहता है कल क्या होगा, ना वो डिसीजन ले पा रहा है ना वहाँ से क्विट कर पा रहा है, और उस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम थोड़े ड्यूरेशन के लिए हाँ वो उसका सॉल्व जो आया है वो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो ऐसे तो हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन उसको नहीं कितना सर, गहराई से लेंगे, इंसान के दिमाग के फितूर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो गहराई से लेगा भी वो तो सर जो साइको है उसके लिए देखिए हम लोग को ये लगता है हम आज किसी के अंदर में हैं, हम अगर अपने बच्चों के अंदर में भी ये है तो मेरा बच्चा भी हमें कह सकता है कि मेरे पापा साइको, वो घर में आके नहीं गुस्सा के बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की भी थॉट्स अलग है, मिसेस भी रहेंगी, फैमिली मेम्बर्स भी रहेंगे, मॉम डैड भी रहेंगे, सोसाइटी में वही चीज़ को रहता है, वो भी एक चीज़ को मानता है कि हम जहाँ पे रिएक्ट करें, जो भी चीज़ें करें, हम यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑर्डर है, हो सकता है हमारे साथ आपको अच्छा बोले या खराब बोले, लेकिन घर पे हो सकता है कि उनकी मजबूरी हमको रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, वो भी उस चीज़ को हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बोलते हैं, उनका तो वही आदत है। अगर किसी चीज़ को हम लाना भूल जाते हैं घर पे और बोल देते हैं कि मिसेस क्यों नहीं लाई, तो बोलते हैं इनका तो आदत ही भूल गया, तो क्या वो हमें निगेटिव नहीं बोल पा रही है, लेकिन वो हमारे बारे से पहले से इमेजिनेशन डेवलप कर चुके हैं।